जस्ट टीवी देख रहे सभी दर्शकों को विक्रमजीत सिंह की तरफ से नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। रूबरू में आप सभी का स्वागत है और हर रोज़ हम आपको एक नई शख्सियत के साथ मिलाते हैं, उनकी अचीवमेंट्स के बारे में आपको बताते हैं। यहाँ अमेरिका में जब भी कोई आता है, बहुत सी आशाएं लिए हुए मन में आता है, बहुत सारे सपने होते हैं और फिर स्टार्ट होता है एक स्ट्रगल पीरियड, और कैसे उस स्ट्रगल से निकल के इंसान अपने आप को कामयाब बनाता है, बुलंदियों को छूता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी दास्तान है। हर किसी के पास ऐसे एक्सपीरियंस हैं और आज जो हमारे गेस्ट हैं वो इन सभी चीज़ों से गुजरे हुए हैं और बुलंदियों के मुकाम तक पहुँचे हैं। और उनके आपसे मुलाकात करवाने से पहले उनके बारे में बता दूं कि वो किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। बहुत अच्छा नाम न्यूयॉर्क कम्युनिटी में एज ए बिजनेसमैन, मीडिया पर्सन एंड कम्युनिटी एक्टिविस्ट। और जी हमारे साथ हैं जय सिंह जी। जय सिंह जी नमस्कार। नमस्कार जी। रूबरू के सारे दर्शकों को मेरा भी नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब। जी बहुत बहुत स्वागत है जी आपका स्टूडियो में। थैंक यू, आपने हमें समय दिया। और जैसा कि मैंने कहा कि जब इंसान यहाँ पे आता है, अपना एक सफ़र शुरू करता है, टोटली डिफरेंट लाइफ हो जाती है इंडिया से यहाँ आकर। तो आप कहाँ से इंडिया से बिलोंग करते हो और यहाँ कब आए? मैं लुधियाना, पंजाब, जो कि मैनचेस्टर ऑफ इंडिया बोला जाता है, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। और मैं 1985 में यहाँ पे आया, खेलने के लिए आया था मैं जी इंडियन टीम के साथ। और फिर कुछ सबब ऐसे हुए कि यहीं पे रहना हो गया। जी कौन सी गेम खेलते थे आप? आर्म रेसलिंग। जी क्या बात है, क्या तो बात। जी बहुत अच्छी बात है। ये स्पोर्ट्स का जो एक जज्बा है वही आपको एक ऊंचाइयों तक, मैं कहूँगा कि बल्कि आपके आने वाले टाइम में वो एक सहायक बना, आपका वो जो जज्बा था स्पोर्ट्स के प्रति। और यहाँ पर आगे फिर आपकी कैसे शुरुआत हुई लाइफ की? हिंदुस्तान में तो बिजनेस किया करता था। दो मैं बहुत यंग एज में यहाँ पे आया, लेकिन यहाँ आके तो फिर जैसे कि सब स्ट्रगल करते हैं। कुछ दोस्त लोग थे जिन्होंने पहले संभाला, उसके बाद स्ट्रगल शुरू हुई। जैक्सन हाइट एक स्टोर है इलेक्ट्रॉनिक्स का, सोना अप्लायंसेस, मेरी पहली जॉब वहाँ पे थी। 6 दिन काम किया करता था और उसके बाद फिर हर तरह का काम किया। टैक्सी चलाई, मैसेंजर सर्विस की, लिमोजीन चलाई, सड़कों पे हमने किताबें बेची, जो आप देखते हो टेबल्स पे, तो वो बेचते थे। फिर किताबें बेचते बेचते फिर खुद के हम अड्डे बोलते थे उनको, कि टेबल्स लगाया करते थे। तो फिर ब्रुकलिन, क्वींस और मैनहट्टन में मेरे पास 3 ट्रक थे, कि एक ब्रुकलिन में जाता था, एक मैनहट्टन में जाता था, एक क्वींस में रहता था। तो बस ऐसे ही वो बिज़नेस किया। फिर उसके बाद इंश्योरेंस बिजनेस, फाइनेंस बिजनेस, पता नहीं क्या क्या किया है, लेकिन आज आपके सामने बैठे हैं। जी क्या बात है। और जैसे कि आपने कहा कि बड़ी एक स्ट्रगल वो टाइम था काफ़ी की, लेकिन पीछे मुड़ के नहीं देखा आपने? नहीं, वो ऊपर वाले की बहुत कृपा रही है कि क्योंकि फैमिली की सपोर्ट। मेरा एक बेटा जो मेरे साथ आया था यहाँ पे, और जो कि अब इस दुनिया में नहीं है पिछले 2 साल से। ओह आई एम सॉरी। और फिर मेरे 2 दूसरे बेटे हैं जो यहीं पे आके पैदा हुए। तो फैमिली की सपोर्ट ऑलवेज़ रही है, मेरे को फैमिली का प्यार रहा है, इसीलिए जो भी कर सका थोड़ा बहुत करता रहा। जी सुन के हमें बड़ा दुख हुआ आपके बेटे के बारे में। भगवान हर तरह से शांति दे। जी तो फिर हम उसी बातों की तरफ आते हैं। थोड़ा इमोशनल आई नो कि समय है, कि जैसे आपने कहा कि वैसे करते थे, और उन दिनों में कोई इंडियन कम्युनिटी भी जो सुनते हैं कि 1985 की आप बात कर रहे हैं, उस समय इंडियन कम्युनिटी को यहाँ पे इतनी ज़्यादा नहीं हुआ करती थी और बहुत लिमिटेड से लोग होते थे। फिर भी आपने उस समय आके अपने आप को बड़ा मेहनत करके इस्टेब्लिश किया। जी ऐसा है कि पहले जैसे मैं इंडियन टीम के साथ 82 में यहाँ पे खेलने के लिए आया था, और तब भी उन दिनों में तो बिल्कुल भी अपने लोग बहुत कम नज़र आते थे।
इवन के मेरे को याद है कि हमारे पास रहने की जगह नहीं थी न्यूयॉर्क में, क्योंकि हमारी गेम सिराक्यूज़ में थी। जी तो गुरुद्वारा साहब में इंट्रोड्यूस कराया करते थे रिचमंड हिल गुरुद्वारा में, तो हमें वहाँ पे उन्होंने बोला कि आप रहिए, संडे को हम इंट्रोड्यूस कराएंगे। तो वो इंट्रोड्यूस नहीं करा सके, क्योंकि कोई भी इंडिया से आता था, ये नहीं कि हम इंडियन टीम से आए थे, किसी का कोई रिश्तेदार भी आता था, क्योंकि इतने कम लोग होते थे। रिचमंड हिल गुरुद्वारा साहब ही होते थे, या सुना था कि फ्लशिंग में एक गुरुद्वारा साहब हैं उन दिनों में 82 में। तो संडे को जो सकत्तर साहब थे वो हमें इंट्रोड्यूस कराना भूल गए। तो मेरे को आज भी याद है कि उन्होंने हमें इंसिस्ट किया कि आप एक वीक और रुकिए यहाँ पे, क्योंकि हम चाहते हैं कि अगले संडे को आपको हम इंट्रोड्यूस कराएं। जो आज हमसे गलती हुई है वो अगले एक हफ्ता आप हमारे मेहमान बन के रहिए। और खैर एक हफ्ता तो नहीं मैं नहीं रुक सका, लेकिन मेरे साथ जो टीम के 4 लोग और थे वो पूरा एक हफ्ता उसके बाद भी रुके वहाँ पे। मेरी फ़्लाइट थी, मैं वापस चला गया था। तो फिर वापस 85 में आया, तो उसके बाद यहीं पे। बिल्कुल, ये बड़ी एक ग्रेटनेस है गुरुद्वारा साहब की। कहीं भी आप चले जाओ, रहने के लिए कोई जगह ना हो, खाने के लिए कुछ ना हो, लेकिन हमेशा वो जो गुरु घर है, शरण देने के लिए हमेशा 24 घंटे वो तैयार रहते हैं। वाकई ये गुरु साहब का लगाया हुआ ये एक पौधा है जो इतना बढ़ फूल गया, पूरे संसार में ये शरण देते हैं। ये बहुत अच्छा लगा। और फिर यहाँ सारा कुछ करते करते आप कम्युनिटी की तरफ कैसे आपका रुझान हो गया कि कम्युनिटी की कैसे सेवा करी जाए? ऐसा है कि पहले तो मैं जो पिछले मेयर थे बिल डे ब्लासियो, उनके साथ मेरे को जॉब मिली थी कम्युनिटी में ही काम करने की। जैसे कि मैं रिप्रेजेंट करता था बिल डे ब्लासियो को जब वो मेयर नहीं बने थे, साउथ एशियन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, या लेया जान था उनके साथ। तो बस वहीं से देखा कि हमारी कम्युनिटी बहुत पीछे थी। हमारी कम्युनिटी में लोग पैसे तो देते थे, फ़ोटो भी खिंचा लेते थे, लेकिन उनके कोई काम नहीं होते थे, उनको कोई पोजीशंस नहीं मिलती थी। तो वहाँ से मेरे को हुआ कि नहीं, मैं जॉब की तरफ ध्यान कम देते हुए मेरे को कम्युनिटी का भला ज़्यादा करना है। तो बस तभी से कोशिश हुई है कि कम्युनिटी में जितना हम इन्वॉल्व हो सकें और कम्युनिटी का जितना फ़ायदा करा सकें, तो कोशिश करते हैं। आज भी लगे हुए हैं कोशिश में। जी, कहा जाता है कि अपने लिए तो सभी जी लेते हैं, लेकिन ये जीना वो जीना होता है जब आप दूसरों के लिए जीते हो। जब आपके दिल में दूसरों के लिए दर्द होता है, तब वो एक वाकई में जो हम इंसान हैं, इंसानियत वाला जज्बा जब पैदा होता है, तो वाकई फिर जीने का मज़ा आ जाता है। जी, तो आपके और कौन कौन से यहाँ पर आपने बिजनेस हैं जिनमें आप एक्टिव हैं? आज की डेट में तो एक हमारा छोटा सा ऑनलाइन बिजनेस है जिसमें हम ट्रेंडिंग मर्चेंडाइज बेचते हैं। कुछ भी नई चीज़ आती है वो बेचते हैं। मैं कम करता हूँ, लेकिन मेरे बड़े बेटे ने शुरू किया था, और अभी मेरे 2 छोटे बेटे हैं, वो संभालते हैं उसको। थोड़ा बहुत कोशिश करता हूँ उनका साथ देने की। बाकी एक शौक़ है जर्नलिज़म का, और वो शौक़ मेरे को, जैसे कि आज हम जस्ट हिंदी में बैठे हैं जी, तो पैनी संधू जी ने मेरे को कुछ प्लेटफॉर्म दिया इंडिया में। तो आज पिछले 11 साल से हम हिंदुस्तानी के नाम से हम न्यूज़पेपर हिंदी का, जो कि आज भी टीवी के सामने हम क्लेम कर सकते हैं कि हिंदी का एक ही न्यूज़पेपर है नॉर्थ अमेरिका में, जो हम ऊपर वाले की दया से थोड़ा बहुत कोशिश करके उसको चलाते हैं, और लोगों का बहुत प्यार मिलता है। जी। और एक न्यूज़पेपर, बल्कि मैं ये समझता हूँ, जैसे आपने कहा कि हिंदी का न्यूज़पेपर, और मैं ये समझता हूँ इस कंट्री में रह के हिंदी का न्यूज़पेपर निकालना, और रेगुलर जितने सालों से आपने कहा इस पे काम कर रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। क्योंकि एक बहुत हमारी कम्युनिटी बड़ी है यहाँ पे, और उन सभी को वो सारी खबरें जो है, न्यूज़ जो है मुहैया करवानी, कितनी मुश्किलातें इसमें आती, कैसे आप मैनेज करते हैं? ऐसा है कि शुरू में तो हमें भाग दौड़ बहुत करनी पड़ी, लेकिन अभी जैसे सबको पता है तो हमें प्रेस रिलीज़ आ जाती हैं, जहाँ से इनविटेशन आता है, जहाँ तक पहुँच पाते हैं वहाँ पहुँच भी जाते हैं कवर करने के लिए। लेकिन अदरवाइज़ हमें समझो पूरे यूनाइटेड स्टेट से और इवन इंग्लैंड से हमें न्यूज़ प्रेस रिलीज़ आती हैं। और हमारे पेपर में आज की डेट में कम से कम 100-125 लोग हर वीक अपने लेख देते हैं। तो ये समझिए कि एक्चुअल पेपर जो हमारा 32 पेज का होना चाहिए वो 68 पेजेस का
इसीलिए होता है कि हमारे साथ लोगों का प्यार बहुत है। क्या बात है, बहुत खूब। और जय सिंह जी, यहाँ समय हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर यूं ही और आपके बारे में जानेंगे, कम्युनिटी के बारे में जानेंगे। जी दर्शकों, यहाँ पर एक हम ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं आपसे। जी, ब्रेक के बाद रूबरू में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमारे साथ हैं कम्युनिटी एक्टिविस्ट जय सिंह जी, जो बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं कि लाइफ कैसे गुजरती है और कहाँ से शुरू होती है और कहाँ हम पहुँच जाते हैं, ये हमने सोचा भी नहीं होता। जी जय सिंह जी, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ब्रेक पे जाने से पहले आप बता रहे थे कि आपने न्यूज़पेपर स्टार्ट किया हिंदी का, यहाँ पे हम हिंदुस्तानी के नाम से, और ये हिंदी का ही विचार क्यों मन में आया कि हिंदी के ऊपर ये न्यूज़पेपर शुरू किया जाए? उन दिनों में जैसे मैंने बताया कि बहुत से काम किए हैं मैंने या अब भी करते हैं, तो फाइनेंस का काम करते थे या हम उन दिनों में क्रेडिट रिपेयर का काम करते थे, तो एडवर्टाइजमेंट दिया करते थे न्यूज़पेपर्स में। तो देखा कि हिंदी का कोई भी न्यूज़पेपर नहीं है। जी तो हमारे प्रोफेसर, जैसे कि मैंने बताया कि मैं लुधियाना को बिलोंग करता हूँ, तो हमारे आर्या कॉलेज में दो मेरे फादर इन लॉ भी मेरे प्रोफेसर थे, जी, जिनकी क्या बेटी बात के साथ मेरी शादी हुई है। तो जी, प्रोफेसर साहब के साथ रिश्तेदारी हो गई फिर। हाँ जी, प्रोफेसर साहब के साथ रिश्तेदारी हो गई। जी। तो आई एम फॉर्चुनेट कि उनकी बेटी लवली सतिंदर कौर मेरी बीवी, जिसकी सपोर्ट ऑलवेज मेरे को रहती है। तो बात कर रहे थे पेपर हिंदी का ही क्यों, जी तो प्रोफेसर इंद्रजीत सिंह सलूजा हमारे आर्या कॉलेज के प्रोफेसर थे, जो यहाँ पे भी इंग्लिश का न्यूज़पेपर, अव्वल दर्जे का न्यूज़पेपर द इंडियन पैनोरामा चलाते हैं। जी तो उनको चेक देने गए थे, मैं और मेरी पार्टनर भावना शर्मा। जी तो उनसे बात हुई कि हिंदी का कोई पेपर नहीं है। तो अंकल बोलता हूँ मैं प्रोफेसर जी। साहब को, तो बोलते हैं कि हिंदी का पेपर जो होता है ना, शुरू हुए एक दो बार, लेकिन वो चलते नहीं हैं क्योंकि पेपर को एडवर्टाइजमेंट नहीं मिलती है। क्योंकि उन दिनों में गूगल एडवर्ड्स भी जो थे वो, या एडसेंस, वो उन्होंने हिंदी लैंग्वेज को अप्रूव नहीं किया हुआ था, जी कारपोरेट एड्स नहीं मिलती थी। तो मैंने कहा अंकल ऐसा करते हैं, मिलके शुरू करते हैं। तो ये हम हिंदुस्तानी जो नाम दिया, ये प्रोफेसर सलूजा ने इसको नाम दिया था, जी जो कि मेरे को बहुत पसंद आया। हमने शुरू किया, चलो डाउन द रोड जाके फिर कोई प्रॉब्लम्स आई पेपर में 3 हफ्ते 4 हफ्ते के बाद। जी। तो फिर मैंने पैनी जी से ऐसे ही बात की, मैंने कहा जी कि ऐसा है कि मैंने हिंदी का पेपर शुरू किया है, आप जानते हो। तो उन्होंने फिर मेरे को एक टीम दी जो आज भी 11 साल से मेरे साथ है, जलंधर में और होशियारपुर और ऊना में। जी तो हमने हिंदी का पेपर शुरू किया। मैंने उनको, प्रोफेसर साहब को जैसे बोला कि नहीं हम करेंगे, हम चला के दिखाएंगे, जी जो कि हम चला तो बहुत अच्छा रहे हैं, जी। लेकिन फंडिंग की प्रॉब्लम आज भी वही है। बल्कि मैं यही आपसे पूछने वाला था, क्योंकि जैसे ये पिछले 2 साल से एक दौर चल रहा है कोरोना का और सारे बिजनेस काफ़ी ऊपर नीचे हो गए, तो फंडिंग के लिए आप कैसे, क्योंकि एडवर्टाइज से ही सारा कुछ चलता है, और आज की डेट में आप कैसे, आपको फंडिंग और वो कैसे एडवर्टाइज का कैसा सिलसिला चल रहा है, कैसे मैनेज करते हैं आप? ऐसा है कि पहले दिन से मेरे बड़े बेटे ने, जो मैंने बताया अवनीत सिंह, आज हमारे साथ नहीं है, जी उसने बोला पापा कि आप करो, आपको अच्छा लगता है, आपका ये शौक़ है। जी तो वही मेरे लिए सारा उसने अरेंज किया। उसने पैसे इकट्ठे करके रख दिए कि भाई ये है, उसके बाद देखेंगे फिर क्या होता है। जी तो बस तब समझो कि उधर काम करते हैं और अपने ही पैसों से अपना शौक़ पूरा करते हैं, लेकिन कम्युनिटी का प्यार बहुत मिलता है। जी कम्युनिटी से ऑफ़र होती है कि भाई आप हमारी खबरें लगाते हो, आप कवर करते हो, तो मैं बोलता हूँ नहीं, आप मेरे को प्यार दो, मेरे को आशीर्वाद दो, तो बस चलाए जा रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। और जैसे कि आपने कहा, तो इसमें न्यूज़पेपर में काफ़ी कुछ होता है और इसमें काफ़ी सेक्शंस होते हैं। आपके न्यूज़पेपर में क्या क्या सेक्शंस हैं जिसके लिए आप काम करते हैं? मैं काम करता हूँ, मैं तो सिर्फ एडिटोरियल या जो लोकल न्यूज़ होती हैं वो मैं अरेंज करता हूँ और देखता हूँ कि कौन सी प्रायोरिटी किसको मिलनी चाहिए, जो भी मौके के हिसाब से। डजेंट मैटर, मेरे रिलेशन वो नहीं मैटर करते हैं, लेकिन न्यूज़ की या इवेंट की जो प्रायोरिटी है उसी हिसाब से।
एडिटोरियल के अलावा मैं और कुछ नहीं लिखता हूँ, लेकिन जो मेरी टीम है, हमारे पास सेक्शन है कम्युनिटी का, यूएसए का जी और इंटरनेशनल जो बाकी के कंट्रीज़ की न्यूज़ होती है। जैसे मैंने बताया कि हमें अभी ऑस्ट्रेलिया से भी आनी शुरू हुई हैं, लेकिन यूके से हमें लंदन से आती हैं, जी या अमेरिका हमें सारी तरफ से न्यूज़ आती हैं, कनाडा से कभी कभार आती हैं। जी लेकिन उसके अलावा हमारा कम्युनिटी सेक्शन, जैसे मैंने बोला, फिर फिल्मी सेक्शन, जी हम हिंदुस्तानी फिल्मी बोलते हैं, जी तो वो सेक्शन हमारा लोग वेट करते हैं। जी और एक हमारा सेक्शन है जिसमें हम पर्सनैलिटी ऑफ द वीक निकालते हैं। जी जैसे कि आज आपने मेरे को यहाँ पे बिठाया हुआ है, जी तो मेरा तो उतना वजूद नहीं है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि कम्युनिटी से कहीं से भी जी थ्रू आउट द वर्ल्ड अगर कोई कम्युनिटी आउटस्टैंडिंग है हमारी, जी मोस्टली हमारी साउथ एशियन, जिसमें समझो 80% हम इंडियन ले लेते हैं क्योंकि हिंदी का पेपर है पढ़ने वाले। जी लेकिन अगर कोई दूसरी वर्ल्ड की शख्सियत होती हैं, जैसे कि यूएस प्रेसिडेंट आए हैं तो उनको, या किसी को भी लेके मेयर आए हैं उनको पर्सनैलिटी ऑफ द वीक। और फिर हमारा एक बड़ा इशू निकलता है जिसमें कम से कम 20 से लेके 30 पेजेस तक हमारे रहते हैं, पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर, जो कि लोग वेट करते हैं, एंड पीपल वांट टू बी पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर। जी सो क्या बात है, बहुत अच्छा। और काफ़ी काम है जैसे आप बता रहे हो कि आपके न्यूज़पेपर का इजी नहीं है ये चलाना, फिर भी आप इतने सालों से ये सारा कुछ करके आप चला रहे हो। और ये बिल्कुल जैसे आपने कहा कि एक लोगों का प्यार है जो आपकी हिस्से में आया, और ये प्यार ही आपसे सब कुछ करवा रहा और है। वो प्यार ही है जो आज मेरे को आपके पास लेके आया। थैंक यू जी। थैंक यू जी, और ये हमारी खुशकिस्मती है कि आप हमारे पास ये स्टूडियो में आए, अपना कीमती समय निकाला। और बात हम कर रहे थे बिजनेस के अलावा आप मीडिया पर्सन भी हैं, और मीडिया पर्सन के साथ साथ कम्युनिटी एक्टिविस्ट भी हैं। तो कम्युनिटी में कैसे जाने का बना सबब? जैसे मैंने बताया कि बिल डे ब्लासियो ने जी किया, और उसके बाद मैंने सोचा कि कम्युनिटी को ज़रूरत है। जी फिर पिछले 8 साल से मैं नासो काउंटी में मेनली, जी बाकी तो सिटी में भी थोड़ी बहुत इन्वॉल्वमेंट है, सफक में थोड़ी बहुत है, जैसे कि हमारे उधर जी। काउंटी है नासो और सफक, लॉन्ग आइलैंड में। लेकिन मेनली नासो काउंटी में इन्वॉल्वमेंट मेरी रही है। पहले इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, इंडिया एसोसिएशन ऑफ लॉन्ग आइलैंड, जी फिर मैं आईडीपी, हमारी बहुत बड़ी परेड निकलती है, इंडिया डे परेड, जी तो उसका मैं अध्यक्ष भी रहा 1 साल, आज से 2 साल पहले। जी तो वो 2013 में शुरू हुई थी, तो समझो 2013 में हमारे जो फाउंडर्स थे, बॉबी कुमार कलोटी और कमलेश मेहता, उन्होंने पहले वाइस प्रेसिडेंट ले लिया मेरे को, बहुत साल वाइस प्रेसिडेंट रहा, फिर मौका दिया उन्होंने 2019 में प्रेसिडेंट बनने का। जी तो वो परेड से मेरे को एक मेरा ब्रिज बन गया कि, जी समझो इलेक्टेड ऑफिशियल्स में और कम्युनिटी में। तो जहाँ जहाँ पे हमें कम्युनिटी की ज़रूरत नज़र आई, उसी हिसाब से हमने उस इलेक्टेड ऑफिशियल को या उस डिपार्टमेंट से वो मदद लेके दी कम्युनिटी को। जी जी, जो भी कम्युनिटी के लिए हो सकता है, हाँ जी। कहीं भी, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक दायरा है कम्युनिटी का, काफ़ी इवेंट्स होते हैं, काफ़ी जगह ज़रूरत पड़ती है, और कई बार तो राइट पर्सन हमें मिलता नहीं, किसको अप्रोच करें ये सारे काम करवाएं, और आपने बहुत आसान कर दिया कि ये सारा कुछ आप ये करते हैं। कोशिश करते हैं जी। मेरे को जैसे IALI हमारी सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका वाइस प्रेसिडेंट था मैं 2 साल। जी पिछले साल मैं अध्यक्ष के लिए खड़ा हुआ था, लेकिन मैं इलेक्शन हार गया, जी क्योंकि शायद मेरे से अच्छा काम करने वाले हमारे बीना सभापति हैं। जी तो लोगों को गुडनेस की ज़रूरत कम, लेकिन गुड बंदे की ज़रूरत ज़्यादा होएगी। सो शी इज़ द प्रेसिडेंट नाउ। पर मेरा जो रुझान है, जो प्यार है कम्युनिटी के साथ, ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, वो वैसा ही है। आज हमारी अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन है, लॉन्ग आइलैंड डाइवर्सिटी काउंसिल, LIDC बोलते हैं हम उसको। जी तो उसमें हम काम करते हैं, उसमें सारी कम्युनिटीज़ को इकट्ठा करते हैं हम। कोई हिंदूवाद नहीं, कोई सिख, मुस्लिम, सभी धर्मों से ऊपर उठ के। धर्मों से ऊपर उठ के, सब कम्युनिटी से ऊपर उठ के। जी इट्स अ डाइवर्स ऑर्गेनाइजेशन, और जितनी भी उसमें हेल्प हो सकती है। PPE पीछे चला है 2 साल से, लोगों को बहुत ज़रूरत थी मास्क की, दवाइयों की, सैनिटाइज़र्स की, वो थोड़ा बहुत जितना भी हमारा हिस्सा हुआ है
वो हमने किया है। फिर खाना जितना भी हम काउंटी से मिलता था हमें, जी क्योंकि मैं एक डिपार्टमेंट है नासो काउंटी का, जी जिसको ऑफिस ऑफ द एशियन अमेरिकन अफेयर्स बोलते हैं हम, तो उसकी वजह से हमें खाना मिलता था। तो मैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस को एक बांट लेते थे, तो वो जी। फिर आगे खाना बांटते थे। कोई भी ज़रूरत किसी चीज़ की भी, थैंक्स गिविंग में टर्की होती है या कोई भी चीज़ में कोई भी डोनेशन, स्कूल बैग्स हों, कोट्स हों, ब्लैंकेट्स हों, जी तो कोशिश करते हैं कि जितनी भी इधर से आ रही है डोनेशन और उधर जा रही है, जी। तो वाह, बहुत अच्छा आप बता रहे हैं कि आप एक ब्रिज का काम करते हैं, और ये बहुत एक ज़रूरी बात है कि लोगों तक ये बातें पहुंचानी चाहिए, और क्योंकि लोग अवेयर नहीं होते इस बारे में कि कैसे ये सारा काम चल रहा है। और जी, बातों का सिलसिला फिर यूं ही जारी रहेगा। अभी समय हो चला एक ब्रेक का, और दर्शकों कहीं ना जाइएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम रूबरू में। और हमारे साथ हैं कम्युनिटी एक्टिविस्ट जय सिंह जी, जो कि बहुत अच्छी जानकारी हमें दे रहे हैं कि कैसे यहाँ पर कम्युनिटी के लिए काम चलता है और कैसे सारे कामों को वो अंजाम देते हैं। जी जय सिंह जी, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप बता रहे थे LIDC, इसके लिए कैसे काम चलता है, कैसे काम आप करते हैं और क्या क्या इसमें काम होते हैं? लॉन्ग आइलैंड डाइवर्सिटी काउंसिल जो है, LIDC है, इसमें तो डाइवर्स जो भी प्रोग्राम्स भी होते हैं, इवन कल्चरल प्रोग्राम्स करते हैं जी काउंटी में भी। डाइवर्सिटी की बात हुई है, पहले मैं आपको बता दूं कि मैं नासो काउंटी पुलिस डाइवर्सिटी कमेटी में भी हूं, जो जी। कि हमारे काउंटी एग्जेक्टिव ने बनाई है, जिसमें हम, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन होती है या हमारे जो दूसरे समझो लोग हैं माइनॉरिटी से, जी साउथ एशियंस हैं, एशियंस हैं, ब्लैक्स हैं, स्पेनिश हिस्पैनिक्स हैं, वो नहीं पहुंच सकते। जी तो उनको देखने के लिए और उनकी हेल्प के लिए, क्योंकि हमारे नासो काउंटी पुलिस डिपार्टमेंट में सिर्फ 12 ऑफिसर हैं जो कि माइनॉरिटी से हैं, जो एशियन से हैं। जी तो कोशिश है कि एटलीस्ट उनको भी पुलिस डिपार्टमेंट में जॉब्स मिलें, क्योंकि प्रोसेस बहुत लंबा होता है। तो उस प्रोसेस को छोटा करने के लिए और डाइवर्सिटी से लोग लाने के लिए, माइनॉरिटी कम्युनिटी से, जी तो इसीलिए मेरे को, क्योंकि लॉन्ग आइलैंड डाइवर्सिटी काउंसिल में मैं था, इसीलिए मेरे को हमारे जो काउंटी एग्जेक्टिव हैं, जो लॉरा करन थे, अभी हमारे ब्रूस ब्लेकमैन है, तो वो मेरे को लॉरा करन लेके आई कि भाई तुम डाइवर्सिटी देखते हो तो देखो 10 कमेटी में, 10 लोगों की कमेटी में, कि कैसे हम लोग माइनॉरिटी को भी फिट कर सकते हैं। तो कमिश्नर का और काउंटी एग्जेक्टिव जो लोग समझो न्यूयॉर्क सिटी से ये प्रोग्राम देख रहे हैं, वो जो जी। मेयर होता है काउंटी का, तो उसको जी। हम काउंटी एग्जेक्टिव बोलते हैं। जी तो एक तो वो काम भी हो जाता है कि डाइवर्सिटी देखना, और दूसरा जैसे हम बैसाखी, दिवाली, 15 अगस्त, 26 जनवरी, ये सारे प्रोग्राम हम काउंटी में करते हैं, कुछ टाउन्स में करते हैं। जी तो ये डाइवर्सिटी का प्रोग्राम होता है। क्योंकि जी। मैं हॉस्पिटल का मेंबर भी हूँ, वैसे तो वो गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, एक ही हॉस्पिटल है, नासो कम्युनिटी NUMC, नासो यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर, जी तो उसका मैं बोर्ड मेंबर हूँ फाउंडेशन का। तो जिसको अगर कोई प्रॉब्लम होती है, वैसे तो बहुत अच्छी है हमारा स्टाफ, हमारे लोग, लेकिन फिर भी लोग अगर घबराते हैं कि हमारे पास इंश्योरेंस नहीं है, जी कोई बीमार हो गया, इवन के मेडिकेड भी नहीं है या कुछ नहीं है, जी तो उनको भी वो हॉस्पिटल लेता है और उनकी भी उतनी केयर करता है जैसे कि किसी के पास कोई प्लेटिनम इंश्योरेंस होती है। हाँ जी। सो कम्युनिटी के लिए ही मैं हॉस्पिटल में भी बोर्ड मेंबर बना, या पुलिस डिपार्टमेंट कमेटी का मेंबर भी बना। जी तो ये डाइवर्सिटी है जो मेरे को आगे काम करने के लिए एक रास्ता देती है। जी बिल्कुल, जैसे आपने इंश्योरेंस की बात करी, काफ़ी लोग घबराते हैं कि उनके पास मेडिकेड इंश्योरेंस नहीं होती, मेडिकेड मेडिकेयर कुछ नहीं होता, लेकिन वो मन में डर होता है कि कल को क्या होगा अगर हमें कुछ हो जाए। तो ये आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि हॉस्पिटल में उन सभी का भी उस तरीके से इलाज किया जाता है, चाहे उनके पास इंश्योरेंस है चाहे नहीं है। जी बिल्कुल। और जैसे आपने बात करी कल्चरल एक्टिविटी की, वैसाखी परेड जैसे आपने बोला, इंडिया डे परेड है, तो उसके लिए आप कैसे रूट्स तैयार करते हैं और कैसे, उसमें तो काफ़ी मुश्किलें आती होंगी या कम्युनिटी की सपोर्ट रहती है, कैसे रहती है?
पिछले शायद 8 साल 7 साल या 8 साल से ही हम लोग, जैसे मैंने बताया कि सारे प्रोग्राम करते हैं काउंटी में। जी काउंटी अपना हॉल दे देती है, अपने पार्क दे देती है, हिंदी मूवीज़ भी दिखाते हैं लोगों को पार्क्स में। जी पीछे ही हमने 2 हिंदी मूवीज़ थी पिछली समर में हमने दिखाई। तो वैसे प्रोग्राम चलते रहते हैं। लेकिन बैसाखी की बात की है तो मैं कुछ बताना चाहता हूँ आपके जी, दर्शकों को बिल्कुल। भी कि हमने एक ही बार बैसाखी बड़े स्तर पे की, जी जिसमें 10,000 से ज़्यादा लोग आए बहुत खूब। वो बैसाखी में। और वो वैसा जो बैसाखी मेला था वो कभी भी यहाँ पे नहीं देखा गया। जी। इतने लोग कहीं पे भी इकट्ठे नहीं हुए एक ग्राउंड में और एक इवेंट के लिए। जी हम उसमें अभी भी है हमारा मई 15 को, क्योंकि 2 साल नहीं हो सका। जी तो कोविड की हाँ वजह जी, से। कोविड की वजह से। तो अभी जी। हमारे पास परमिट हैं, अभी हम वर्क कर रहे हैं सिंगर्स पे और टीम्स पे, भंगड़ा टीम्स पे। और मतलब जी उसमें बच्चों के झूले होते हैं, स्टॉल्स होते हैं, शॉपिंग करो, खाने के स्टॉल्स रहते हैं। जी तो एक्चुअल पूरा में एक वो मेले का रूप मेला, होता है। हाँ जी। जी तो लोग वेट करते हैं हमारी उसमें। जो वॉलंटियर हैं ऑलमोस्ट 150 वॉलंटियर हैं, जी जो कि समझो 6 महीने हम काम करते हैं उस मेले के लिए। जी और फिर हमारी जो टीम है 8 लोगों की मेन टीम है, जो कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। जी अगर पैसे नहीं इकट्ठे होते तो हम खुद से डालते हैं, लेकिन हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं कि मेला जो है वो अच्छा ही होना चाहिए। तो 15 मई को हम इनवाइट करते हैं आपके जस्ट हिंदी देखने वालों को कि प्लीज़ आइए 15 मई को हिक्सविल ट्रेन स्टेशन के पास आसा माई मंदिर के सामने ये जी। बैसाखी मेला है। जी बिल्कुल। मेरे को तो सुन के बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है, जो आपने मेले का रूपरेखा बताई कि किस तरह से आप मेला ऑर्गेनाइज करते हैं। और स्पेशली ये 2 साल के बाद ये सारा काम होने जा रहा है, तो और भी लोगों में एक्साइटमेंट है इसके लिए कि किस तरह से वो सारा कुछ हमने एंजॉय करना है वहाँ जाके। और जैसे कि आपने कहा, विसाखी मेले के अलावा और कौन कौन से इवेंट्स होते हैं? 26 जनवरी को हम झंडा लहराते हैं, जी 15 अगस्त को झंडा लहराते हैं। जी और जगह जगह पे वो सारा दिन हमारा बिजी होता है। मतलब जी कई सिटी से भी इनविटेशंस आते हैं, सब जगह से आते हैं। जी। लेकिन कोशिश होती है कि हम लॉन्ग आइलैंड के सारे इवेंट्स कवर कर लें, क्योंकि वो टाइम का डिफरेंस रखते हैं, घंटे घंटे 1.5 घंटे का, जी। कि हर जगह पे ऑर्गेनाइज भी करते हैं, ऑर्गेनाइज कराते हैं। मतलब एक ही दिन में आप काफ़ी जगह ये इवेंट्स जो होते हाँ हैं। जी, मतलब वो जो उस दिन नहीं हो सकते वो एक दिन आगे कर लेते हैं, एक दिन पीछे कर लेते हैं। तो जी। ये तो है हमारा गणतंत्र दिवस और आज़ादी का दिन जो होता है 15 अगस्त और जी। 26 जनवरी। बाकी दिवाली जो है वो हमारी महीना 1.5 महीना चलती है। जी हर हफ्ते कहीं ना कुछ प्रोग्राम होता है। तो जिस हर प्रोग्राम में तकरीबन इन्वॉल्वमेंट रहती है। जी क्योंकि कोई ना कोई इलेक्टेड ऑफिशियल्स भी आने होते हैं, तो वो जिम्मेवारी आ जाती है कि भाई जी। यहाँ पे ये ऑफिशियल अवेलेबल है, तो उनको दिवाली, क्योंकि हमारी आबादी जो है अभी बढ़ रही है। जी तो जो इलेक्टेड ऑफिशियल्स हैं जो वो भी हम कोई मिस नहीं करना चाहते हमारा इवेंट। जी तो बस उसी हिसाब से कोशिश होती है कि उनको भी लाएं और हमारे जो लोगों में उनको इंट्रोड्यूस कराएं। जी। जो इलेक्टेड ऑफिशियल्स की आपने बात कही कि उनको आप प्रोग्राम्स में बुलाते हैं, तो आपके हिसाब से ये उनको बुलाना क्यों ज़रूरी हो जाता है? किस लिए ये ज़रूरी है कि वो भी आएँ और हमारा ये सारा कुछ देखें जो हम कर रहे हैं? क्योंकि एक तो हो जाता है कि भाई हमारा समझो जैसे मेयर पहुंचा है, जी या हमारा असेंबलीमैन पहुंचा है, या सेनेटर पहुंचा है, तो जो इवेंट हो रहा होता है उसकी शान बढ़ती है। जी दूसरा, उनको ये फ़ायदा होता है कि वो 200-400 500 1000 1500 5000 10,000 लोगों में जा रहे हैं। जी तो उनका जो होता है कि एक तो उनका वोट बैंक उनको नज़र आता है। जी दूसरा, उनको होता है कि भाई अब ये कम्युनिटी बड़ी हो गई है, इनके लिए हमें कुछ करना कुछ है। किया जाए। सिर्फ जी फोटो नहीं खिंचानी है या पैसे जी। नहीं लेने हैं, जी कुछ काम भी करना है कम्युनिटी के लिए। जी तो लोगों के साथ जो है उनका मिलना, और लोगों की अगर कोई डिमांड होती है, कुछ बात कर सकते हैं तो वहाँ पे कर लेते हैं, नहीं जी। तो उनको ऑफिस में उनका फ़ोन नंबर, ईमेल उनको लेके जी। दे देते हैं। जी जी जी। तो बहुत अच्छी ये बात है कि कैसे एक अच्छा प्रभाव भी पड़ता है। और स्पेशली जैसे आपने कहा कि अभी हमारी जो जहाँ पर आबादी बढ़ रही है हमारी अपनी कम्युनिटी की, तो उसके लिहाज से भी, क्योंकि काफ़ी काम्स हो जाते हैं,
जब उनको बुलाना होता है, फिर आगे के लिए भी, फ्यूचर में भी काफ़ी हेल्प हो जाती है ऐसे कामों के लिए। और जैसे ये तो बात रही कल्चर की, और इसके अलावा आपने जैसे बताया कि कम्युनिटी हेल्थ के लिए आप क्या क्या करते हैं? कम्युनिटी हेल्थ के लिए, हेल्थ मतलब आपका कि हेल्थ का मतलब कि सेहत के लिए सेहत के या हॉस्पिटल्स और उन चीज़ों के लिए? जी हाँ, वो हम लोग कैंप लगाते हैं, जैसे कि पीछे तो अनफॉर्चुनेटली कोविड टेस्टिंग के हमारे कैंप्स होते थे, जी फिर वैक्सीनेशन के कैंप्स होते थे। उससे पहले अक्टूबर महीना तो डेफिनेटली ब्रेस्ट कैंसर के लिए, जी हार्ट के लिए होता है, तो मतलब हम वो ब्रेस्ट कैंसर के लिए हमारी वैन्स जाती हैं जगह जगह, जो कि हॉस्पिटल से प्रोवाइड होती हैं, या प्राइवेटली भी हम लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस जी। हैं, अर्जेंट केयर हैं, हमारे जैसे डॉक्टर्स बहुत हैं कम्युनिटी के। जी क्योंकि मेरे को याद है 82 में जब मैं आया था तो लोग हर इंडियन को या डॉक्टर या इंजीनियर ही समझते थे। जी तो उस हिसाब से हमारे जो डॉक्टर हैं वो भी बहुत हेल्प करते हैं कि भाई कहीं पे समझो आंखों का कैंप लगाना है, या ग्लेनकोव गुरुद्वारे में हम बहुत सारे हर तरह के डॉक्टर्स ले आते हैं, या पीछे इंडिया सेंटर में हमने किया था कि डेंटल चेकअप भी था, कोविड टेस्टिंग भी थी, हमारे वैक्सीनेशन भी थी, और बूस्टर शॉट्स तभी बहुत लोगों ने भी लगवाए वहाँ पे भी, और जी आंखों का चेकअप था। तो मतलब वैसा कुछ ना कुछ लगा रहता है। और अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो जैसे मैंने बोला, नासो यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर तो है कि आपको कोई इंश्योरेंस नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, पहले आपका ट्रीटमेंट होगा, फिर बाकी चीज़ें देखी जाएंगी। जी। और इसके अलावा सिविक ड्यूटी भी आपने बताया कि वो भी आप करते हैं, उसके लिए कैसे काम चलता है? वो हम कैंप लगाते हैं वोटर रजिस्ट्रेशन के, जी क्योंकि हमारी कम्युनिटी बहुत बड़ी हो गई है जी अभी 2020 सेंसस के हिसाब से। जी तो अगर हम वोट नहीं डालेंगे तो हम कैसे डिमांड कर सकेंगे या कैसे बता सकेंगे, अपनी मर्जी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं लेके आएंगे जी तो कैसे हम अपने काम करा सकेंगे, हमारी जॉब्स लगवा सकेंगे, या परमिट। चलो हमारे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन फिर भी जी मतलब हमें वो रिप्रेजेंटेटिव लेके आना है, वो आवाज़ हमारी पहुंचनी चाहिए गवर्नमेंट तक कि भाई हम वोट देते हैं, हम मर्जी का रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं कि हमारा कोई काम नहीं रुके। जी। बल्कि ये लोगों को एक जागृत करना इस तरफ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग यहाँ पर वो पेपर्स भी बन जाते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन जहाँ आपने वोट की बात करी वो उस बारे में लोग इतने अवेयर नहीं होते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। तो इसीलिए ज़रूरी होता है कि प्लीज़ जाओ, जिस मर्जी पार्टी को आप वोट दो, डजेंट मैटर, लेकिन वोट ज़रूर डालो अपनी मर्जी का। आप असेंबलीमैन चुनो, सेनेटर चुनो, गवर्नर चुनो, मेयर चुनो, प्रेसिडेंट चुनो, इवन के लोकल काउंसिलमैन भी अपनी मर्जी का चुनो। आपकी वोट वो डिसाइड करती है, और ईच एंड एवरी वोट काउंट्स। जी, बहुत अच्छी बात ये आपने कही। और ये काफ़ी काम आप हर चीज़ पे कर रहे हैं, और लेकिन ये बात आती है कि काफ़ी बिजी भी हैं आप, कम्युनिटी की भी सेवा करते हैं, और इसके बीच आपकी अपनी फैमिली भी है, और एक फैमिली की भी काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, काफ़ी जिम्मेवारियां हमारे ऊपर हो जाती हैं। तो इन दोनों को आप कैसे बैलेंस करते हैं कि उधर भी काम करना है और फैमिली को भी पूरा टाइम देना, कैसे मैनेज करते हैं आप? जैसे मैंने बोला, पहले तो मैं बता दूं कि मेरे घर में मेरी वाइफ है लवली, और फिर मेरे 2 बेटे हैं, गैरी और माइकी। फिर मेरी 2 बहुएं हैं, मोनिका और जसरीन। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरी ग्रैंड डॉटर, मेरी पोती आर्या, जिसके लिए मेरे को होता है कि भाई मैं जितना भी काम कम्युनिटी के लिए कर सकूं वो करूं, लेकिन कम से कम उसके साथ अगर कुछ टाइम स्पेंड कर सकता हूं तो मैं जाके करूं। मेरी फैमिली बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत सहयोग देती है कि चलो ठीक है, लोग भी ज़रूरी हैं, लेकिन मेरे को चाहिए कि फैमिली भी ज़रूरी है। सो कोशिश करता हूं बैलेंस करने की। नहीं होता तो इवन कम्युनिटी से और मेरी फैमिली से, दोनों से माफ़ी मांगता हूँ कि अगर कहीं पे कोई कमी रह गई है तो उसके लिए माफ़ कर दीजिए। जी, ये बहुत बड़ी बात आपने कही, क्योंकि फैमिली भी एक चीज़ ये समझती है कि ये जो काम कर रहे हैं ये सिर्फ अब हमारी फैमिली, ये 5-6 लोगों का, 7 लोगों का परिवार नहीं, ये बहुत बड़ा एक परिवार है। सारी इंडियन कम्युनिटी हमारी फैमिली है, और जैसे आप ये काम करते हैं,
बहुत अच्छी बात है कि वो सारे आपको सपोर्ट करते हैं। और यहाँ समय हो चला है एक ब्रेक का, फिर यहीं बातों का सिलसिला जारी रहेगा। और दर्शकों कहीं ना जाइएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रूबरू में। और हमारे साथ हैं कम्युनिटी एक्टिविस्ट जय सिंह जी। जी जय सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर। और जैसा कि आपने कहा, नासा काउंटी के लिए आप काम करते हैं। मैं भी नासा काउंटी में रहता हूँ, न्यू हाइड पार्क में। हमारे घर के पास एक गुरुघर वो बन रहा है पिछले लगभग 6 सालों से। और जब मैं वहाँ के लोगों से मिला भी इतना टाइम क्यों लग रहा है, तो वो कहते कि नासा काउंटी में रिलीजियस प्लेस की परमिशन लेने के लिए बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ती है। तो इसके लिए आप क्या कहेंगे कि वहाँ पर क्या वाकई इतना हार्ड है सारा कुछ करना? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि परमिट्स की प्रॉब्लम होती है। आप न्यू हाइड पार्क में आपने बोला आप रहते हो। एक बहुत अच्छी बात है, या अगर आपको नहीं पता तो अच्छी खबर है या देखने वालों को, कि पहली बार टाउन ऑफ नॉर्थ हेम्पस्टेड में जो हमारी टाउन क्लर्क आई है वो है रागनी श्रीवास्तव। हमारे लिए ये बहुत प्राउड थिंग है कि रागनी इंडियन पहली बार बनी है। और वैसे तो टाउन क्लर्क का जो होता है काम, शादियां करवानी या डेथ सर्टिफिकेट्स लिखने, वैसी चीज़ें, लेकिन उसने मुद्दा उठाया कि टाउन में जो परमिट्स की प्रॉब्लम है उसको पहले दिन से वो ईज आउट करने की कोशिश कर रही है। वो बोलती है कि जो टाउन ऑफ नॉर्थ हेम्पस्टेड में जो भी दिक्कतें आती हैं आपको परमिट्स लेने में, तो वो कोशिश करेगी कि सबसे पहले उस पर काम करे। और वो जो प्रॉब्लम सिर्फ आपके लिए नहीं, जितने भी रेजिडेंट्स हैं टाउन ऑफ नॉर्थ हेम्पस्टेड के, वो दूर हों। और मैं पर्सनली उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि गुरुद्वारा साहब का जो परमिट है उस पर बहुत ध्यान दे, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ वैसे तो कोर्ट्स के हिसाब से होती है लेकिन एटलीस्ट उसको एक्सपर्डाइट किया जा सकता है। तो मैं खुद रिक्वेस्ट करूंगा। थैंक यू सो मच जी, ये कहने के लिए भी। और हमें बड़ी खुशी है कि हमारे घर के पास वो गुरुघर जो बन रहा है, हमारे बच्चों में बड़ा उत्साह है उसके लिए जी। और जैसे आपने कहा कि ये और भी आप काम करते हैं, बिजनेस के लिए भी करते हैं, तो बिजनेस के लिए क्या क्या प्लानिंग है आपकी आने वाले टाइम में? बिजनेस तो जैसे मैंने बोला है कि हम लोग ट्रेंडिंग जो भी नई चीज़ आती है उसको इंटरनेट पे बेचते हैं। कुछ महीने बिकती है तो और फिर कोई ना कोई नई चीज़ आ जाती है, तो फिर तो एक तो वो है जी। और दूसरा हम लोग सोच रहे हैं कि गारमेंट्स में उसको एक्सपेंड किया जाए, क्योंकि जो पेंडेमिक में हमने देखा है कि लोग पैसे कम खर्चते थे लग्जरी पे, ज़रूरतों पे ज़्यादा। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि नेसेसिटीज़ की तरफ जाएं। बाकी फिर ऊपर वाले की जो इच्छा है, पर रहेंगे हम वेबसाइट्स में ही, ऑनलाइन बिजनेस में ही। बिल्कुल जी। और जैसे कि आप कम्युनिटी के लिए काम करते हैं, मन में एक आदमी ने सपना जरूर देखा होता है कि कम्युनिटी के लिए मैं ऐसा कर पाऊँ, आने वाले टाइम में हमारी कम्युनिटी यहाँ तक पहुँचे। तो आपके मन में ये फ्यूचर्स के लिए क्या प्लानिंग है कम्युनिटी के लिए? मेरी जो प्लानिंग है, मैं प्लानिंग तो खैर बंदा करता है, ऊपर वाले की क्या मर्जी होती है जी। जब मेरा बेटा मेरा साथ छोड़ गया था जी, तो हमें बहुत दिक्कत हुई थी फ्यूनरल होम में जगह लेने के लिए जी। तभी से मैंने सोचा था कि हमारी कम्युनिटी का जी फ्यूनरल होम होना चाहिए। कोई भी ओन करे या कम्युनिटी ओन करे तो एटलीस्ट हम बात कर सकते हैं कि किसी को वो प्रॉब्लम नहीं आए, वो दिक्कत नहीं आए जी। तो और मेरी बहुत से ग्रुप से भी बात चल रही है। मैटर ऑफ फैक्ट कि परसों रात को भी कुछ लोग इकट्ठे होकर बोल रहे थे कि हम पैसे भी डालने को तैयार हैं फ्यूनरल होम के लिए भी और बैंक्वेट हॉल के लिए भी ऑन द सेम नोट जी। तो ये चीज़ें हैं जो कम्युनिटी करना चाहती है। और जहाँ जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, जैसे आप गुरुद्वारा साहब के लिए बोल रहे हो कि परमिट्स की प्रॉब्लम आ रही है, जहाँ जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, अगर हमें कुछ जगह भी मिलती हुई फ्यूनरल होम के लिए तो वो भी कोशिश करेंगे जी। काउंटी से, सिटी से, कहीं से भी, जो भी जैसे भी ग्रांट मिलती है, जगह मिलती है, तो वो मेरी कोशिश है कि फ्यूनरल होम होना चाहिए हमारी कम्युनिटी का। बहुत अच्छा। और साथ में कम्युनिटी का बैंक्वेट हॉल होना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि
हॉल्स में बंदा नहीं जा सकता, इतना अफोर्ड नहीं कर सकता। या तो जैसे हम पंजाब no में वो pro- सुनते हाँ, होते थे कि एक पंजाबी में जिसको बोलते हैं जंजकर, हाँ जी, एक वो कम्युनिटी का साझा होता है। साझा, बस जी। कोई के जे कोई अफोर्ड, जो अफोर्ड नहीं कर सकता जी तो वो मतलब क्योंकि वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का हो जी कि जो मिनिमम खर्चे हैं वो करके और अपना काम करे। जी, बहुत अच्छी प्लानिंग से ये सारी प्लानिंग्स करते करते एक सवाल इन सभी चीज़ों से हट के मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप जब फ्री होते हो अपने लिए क्या करते हो? फैमिली का भी हमने पूछ लिया आपसे और कम्युनिटी के लिए आपने बहुत कुछ बताया, अपने एक सुकून के लिए, अपनी रूहदारी के लिए, दिल के लिए आप क्या करते हैं? अगर मौका मिलता है तो मैं मूवीज़ देख लेता हूँ। जी अगर मौका मिलता है, कई बार ऐसा भी होता है कि 4-4 दिन में एक मूवी कंप्लीट होती है, या कई बार हफ्ते में भी होती है। जी कई बार जैसे स्नो पड़ी हुई है, बाहर नहीं जा सकते, तो दिन में भी 3 मूवीज़ देख लेते हैं। जी उसके अलावा कार्ड्स का शौक है मेरे को, जी तो ताश खेल लेते हैं कभी जी कभार, जी महीने में 1-2 बार बस। जी जी और नहीं तो मेरी जो पोती है जी उसके साथ कोशिश करते हैं जी अभी पिछले 3 साल से टाइम स्पेंड करने की। जी 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 ठीक है। तो जैसे आपने कहा था कि आप शौक रखते हैं, गाने भी गुनगुनाते हैं आप, ये आपने हमें बताया था, और अगर कुछ हो जाए आज गायकी का भी रंग तो बहुत अच्छा लगेगा। देखो, गायकी की बात की है तो लता जी जी का याद आ गया। कल भी हमने हमारे एक सरस्वती देवी, जी, बिल्कुल। तो हमारे ग्रुप में से कुछ लोग हैं, मैं नाम ले देता हूँ, उनको जी शायद सुन के अच्छा लगेगा। ज्योति गुप्ता, अमिता कड़वाल, बीना कोठारी, डॉक्टर जैक कालरा, इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था एक शोक सभा जूम पे, जी जो कि मतलब उसको सक्सेसफुल तो नहीं बोल सकते, लेकिन नंबर ऑफ पीपल जो आए थे जी जिन्होंने अपनी हाज़िरी लगाई और उसके लिए लता जी के लिए अपना दुख प्रकट किया। तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया बोलते हैं, पर मैं बोलता हूँ नाइटिंगेल ऑफ यूनिवर्स, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। उनके जैसा शायद आना भी मुश्किल है, ना ही कभी कोई हुआ। जैसे कि हम तानसेन को याद करते हैं पिछले 400 साल से, जी तो लता जी को भी कभी नहीं भूल सकेंगे, वो हमारे साथ रहेंगी। जी। और जिन्होंने आई मीन 22,000 दिन काम किया, ये खबरों में ही मैंने देखा है, जी, और 30,000 गाने रिकॉर्ड किए, अपार्ट फ्रॉम जो उनके कॉन्सर्ट्स हुआ करते थे, जो जी गाने कहीं बाहर गाते थे, जो रिकॉर्ड हुए हैं। तो इसका मतलब दिन में वो 2 गाने तो रिकॉर्ड करती होंगी ना, जी और जी इतनी लैंग्वेजेस में, और हर चैनल में हमने देखा है, चैनल 7 पे, चैनल 5 पे, BBC, और मतलब हर किसी ने कवर किया है कि भाई हमारे नाइटिंगेल ऑफ इंडिया लता जी नहीं रहे। तो ये बहुत बड़ा ऑनर है। मैं तो क्या गाऊंगा उनका गाना, पर यस, मेरे को शौक है, कोशिश करता हूँ, लेकिन जी। पकड़ नहीं पाता। जी कुछ लाइनें अगर आप गा सके तो ये एक श्रद्धांजलि भी होगी हमारी तरफ से लता जी के लिए। संगीत की देवी, उन्हें कौन नहीं जानता, कौन नहीं पूछता। जी मैं कुछ भी बोलूँगा तो कंपैरिजन हो जाएगा लता जी के साथ, लेकिन भगवान को भी याद कर लेते हैं। जी सत्यम शिवम सुंदरम, एक्चुअली ठीक है जी। जी मैं समझ उनका सकता हूँ आपके मन के भाव, नो, क्योंकि मन में एक बहुत सारी उमंगें हैं जो इतना समय उन्होंने दिया, और बल्कि ये कहे कि हमारी खुशकिस्मती है कि हमने उनको लाइव भी देखा हुआ है, उनके गानों को हमने एंजॉय किया हुआ है, और हर तरह से उन्होंने, चाहे किसी भी फील्ड के वो गाने रहे, हर तरह से उन्होंने एक संगीत की सेवा की और अपने आप पूरा जीवन जो है संगीत को समर्पित किया। और जैसे कि आपने कहा कि पूरे वर्ल्ड ने उनको ये सराहा है, उनके कामों को सराहा है, और बिल्कुल ये एक ना बुलाने वाली जो बात है हमारे सबके जीवन में, और एक परमात्मा की दी गई सौगात कि कैसा एक ऐसा अनमोल हीरा हमारे जीवन में आया, सभी के जीवन में, जिसने सारे इंडिया को, सारे वर्ल्ड को महका के रख दिया। जी बहुत खूब। और जैसे आप गाने लगे और लेकिन फिर भी गाया नहीं गया, और ये एक सबूत है इस बात का, क्योंकि मन में एक श्रद्धा है
कैसे एक संगीत के लिए उन्होंने समर्पित एक जीवन जिया, सफ़र किया। हर लैंग्वेज में उन्होंने देखो शब्द भी, भजन भी, गाने भी, सब कुछ गाए हैं। और सुबह मेरे को किसी ने रिकॉर्डिंग भेजी, कनाडा में उन्होंने इंग्लिश में भी गाया था। क्या बात है। सो तो उनको शत शत नमन। जी जी बिल्कुल जी। और काफ़ी जो है बातें आपसे हुई, काफ़ी कुछ हुआ, लेकिन फिर वो बात आती है कि अपने लिए तो सभी जी लेते हैं, जीने को जिए इस दुनिया में उल्फत व मोहब्बत समझे नहीं। क्योंकि लोग उल्फत और मोहब्बत ही नहीं समझ पाए। हर लोग एक स्वार्थ सा हो गया, अपने लिए हर कोई काम करता है, अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए। लेकिन आप जो काम कर रहे हैं एक कम्युनिटी के लिए कर रहे हैं, क्योंकि आपको ये समझ आ गया मेरा परिवार ये कुछ चंद लोग नहीं है, ये बहुत बड़ा मेरा परिवार है, बहुत बड़ा एक दायरा फैला हुआ है। और हम भगवान से ऐसी प्रार्थना करते हैं कि आप में ऐसी ताकत, ऐसी समर्था दे कि आप और ज़्यादा जो है कम्युनिटी की सेवा करते रहें। और समय अभी लगभग उस तरफ जा रहा है कि हमें समापन करना पड़ेगा, मोड़ना पड़ेगा अपने शब्दों को। और जाते जाते आप हमारे व्यूअर्स के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं, किस तरह से वो आपको सपोर्ट करें ताकि और ज़्यादा अच्छे काम आने वाले समय में हो सकें, कम्युनिटी के लिए और ज़्यादा फ़ायदा हो सके? मैं तो यही बोलूँगा कि रूबरू में आके मेरे को बहुत अच्छा लगा। और कभी भी अगर ये नाचीज़ किसी भी काम आ सके, किसी के भी, तो प्लीज़ मेरे को रीच आउट करिए। और नंबर मेरा आप इनसे ले सकते हैं, नहीं तो मैं बोल देता हूँ 5168575297। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा अगर थोड़ी देर के लिए नंबर फ्लैश कर दें, कुछ भी मैं किसी के भी काम आ सकूं। और यही आपको भी बोलूँगा कि हम जो भी अपनी कम्युनिटी के लिए, दूसरों के लिए कर सकें वो करते रहें। जी नंबर एक बार फिर से आप रिपीट कर दीजिए अपना। 5168575297, 516-857-5297। जी थैंक यू जी जय सिंह जी, बहुत अच्छा लगा, आपने अपना कीमती समय हमें दिया और बहुत अच्छी अच्छी जानकारी आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा करी कि कैसे ये सारा कुछ इजी हो सकता है, आपको भी अप्रोच कर सकते हैं, और कैसे सारे आपने एक चैनल्स वो जो है सेट किए हुए हैं कि किस तरह से ये सारे काम हो रहे हैं, और बहुत बखूबी इन सारे कामों को आप अंजाम दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। और अपने दर्शकों को हम ये बता दें कि आप इसके लिए जो शो देख रहे हैं, कोई भी आपकी फीडबैक हो या हमसे आप कोई भी बात करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं info@justbroadcasting.com और vikram@justbroadcasting.com। जो भी आपके मन के सवाल हैं, कोई भी आप इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, ज़रूर हमसे साझा करिए। और कल एक नई सोच, नए गेस्ट के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को विक्रमजीत सिंह की तरफ से नमस्कार।